दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। लगातार चुनाव आयोग की ओर से जारी रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बहुमत से आम आदमी पार्टी गदगद नजर आ रही। वहीं बीजेपी खेमे में भी बढ़त की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस और अन्य उम्मीदवार बहुत ही कम सीटों के साथ सीन से गायब नजर आ रहे हैं। नगर निगम चुनावों में बढ़त के बीच आम आदमी पार्टी में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर फूलों के गुलदस्ते भी लाए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सुबह सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे और अब पार्टी के तमाम नेता बम्पर जीत के दावे लगातार ठोक रहे हैं और समर्थक गाने गाकर जीत का जश्न मनाने में लगे हुए। की उधारी का आज केश हो गया, एमसीडी में जनता का समझो ऐश हो गया। दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद। बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया। और दूसरी चीज एक ये भी है कि आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। इस बार एकीकरण और परिसीमन के बाद एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतगणना हुई थी और इस चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार बदलाव की आहट नजर आ रही है। एमसीडी के वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए। मतगणना के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों की मौजूदगी में या उनके प्रतिनिधियों के सामने की जा रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ECIL 136 इंजीनियर्स को भी तैनात किया है। एमसीडी की मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मतगणना केंद्रों में बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इनमें सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही एंट्री मिलेगी। मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मतगणना की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल होने वाली। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतगणना कराई जाएंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी की वापसी हो सकती है, जबकि हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में सीधे टक्कर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार इस मौके पर कई अहम बिल पेश करने वाली। विपक्ष की तरफ से एक लंबी सूची तैयार कर ली गई है। कई मुद्दों पर चर्चा की तैयारी है। कांग्रेस कह रही है कि वो सदन को बाधित नहीं करेगी और चर्चा पर जोर रहेगा। वहीं सरकार भी स्पीकर द्वारा स्वीकृत किए गए हर मुद्दे पर बहस को तैयार है। सरकार सत्र में 16 बिल पास कर सकती है। ये सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में शामिल होने संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल संसद चलने में सहयोग कर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्र अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नए अवसरों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज देश की विदेश नीति के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति के संबंध में हुई हालिया प्रगति और घटनाक्रम के बारे में सदन को बताने जा रहे हैं। विदेश मंत्री 2 बजे दिन में राज्यसभा में बयान देंगे और फिर 3 बजे लोकसभा में। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास पर होगी। बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र समेत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के कोटा में है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यात्रा में शरीक हो गए। यात्रा कल झालावाड़ से कोटा पहुंची। खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत ब्लॉक पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा। ये 2 महीने लंबा अभियान होगा।
राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अनोखा रंग जमा। झालावाड़ में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कमलनाथ और सचिन पायलट समेत तमाम नेता इस दौरान लोक नृत्य की धुनों पर झूमते गाते नजर आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले के साथ ही अब होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे होने वाले हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में बड़ी उदई गांव में बीती रात टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो लगाने की मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों ही समुदायों के लोगों के बीच आपस में जमकर पथराव शुरू हो गया। गनीमत ये रही कि पत्थरबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ, वरना मामला बिगड़ सकता था। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे 8 साल के बच्चे को सलामत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 8 साल का बच्चा कल शाम बोरवेल में गिर गया था। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम्स तैनात है। बच्चा 38 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा है और इसके हर एक मूवमेंट पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बचाव ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को जैन स्थित महाकाल मंदिर में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके तहत अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दरअसल मंदिर प्रबंधन को काफी दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि लोग मंदिर परिसर में आकर सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं। इससे मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे। लिहाजा प्रतिबंध ने 20 दिसंबर से मंदिर में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। वाराणसी में तमिल संगम कार्यक्रम के दौरान कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया। इस दौरान वाराणसी के बीएचयू का ये एम्फी थिएटर ग्राउंड 5000 से ज्यादा दीपकों से जगमग हो उठा। तस्वीरें देव दीपावली जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन ये उत्सव दक्षिण और पंचांग के अनुसार मनाया जा रहा है। देव दीपावली की तरह ही इस पर्व को कार्तिकेय दीपम के नाम से जाना जाता है। मदुरई के तिरुवनंतपुरम में कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्तिकेय दीपम उत्सव 28 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ और कल मुख्य समारोह हुआ, जिसमें तिरुवनंतपुरम पहाड़ी की चोटी पर दिया जलाया गया। पुडुचेरी में श्री शिवा सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम लक्षदीप उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्तिकेय दीपक उत्सव के सिलसिले में यहां हर साल उत्सव मनाया जाता है और बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते हैं। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में इटली से ताजमहल देखने आए दाम्पत्य सनातन वैदिक विवाह संस्कार दोबारा उन्होंने शादी करी। इटली के इस जोड़े को भारतीय संस्कृति इस कदर पसंद आ गई कि उन्होंने शादी की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर सनातन रीति रिवाजों के अनुसार दोबारा ब्याह रचाने का फैसला कर दिया और धूमधाम से शादी की रस्में अदा की। इटालियन कपल बैंड बाजी के साथ ताजमहल के पूर्वी गेट के नजदीक बगीचे में पहुंचा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इटालियन कपल ने एक दूसरे से शादी की। उत्तर भारत के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ते हुए नजर आ रही है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीते 2 दिनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि दिन में मुख्य रूप से आसमान साफ नजर आ रहा है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में। कश्मीर में शीतलहर की स्थिति से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन घाटी में पारा अभी भी 0 से नीचे लगातार बना हुआ है। इस हफ्ते के आखिरी में यानी वीकेंड तक हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला और गुलमर्ग में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पर्यटन स्थल पहलगाम में कल पारा 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के मुताबिक 9 दिसंबर से एक ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे अगले 2 दिन मैदानी इलाकों और निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जाएगी। हल्की सी मध्यम बर्फबारी होने के भी आसार। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात कर दी गई। दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव के संबंध में आईएमडी अलर्ट के मद्देनजर एनडीआरएफ अरक्कोणम की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इन टीमों को नागपट्टनम, तंजावुर, तिरुवरूर और चेन्नई में तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर से बढ़ रहा है। ये शाम तक मजबूत हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक तूफान की वजह से कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस तूफान की वजह से 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक किसान को 4.5 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिल गया। इस हीरे की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही। छतरपुर जिले के एक मजदूर किसान हुक्मन अहरवार ने हीरा पाने के जुनून में पन्ना पहुंचकर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे छोटे लगभग 8 हीरे मिले, पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन जायदाद बिक गई। इसके बाद भी हीरे की तलाश का जुनून कम नहीं हुआ और आखिरकार शानदार कामयाबी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक गरीब की बेटी की शादी के लिए किन्नर समाज मदद के लिए आगे आया। किन्नर समाज ने शादी के लिए कपड़े, गहने और जरूरी सामानों का इंतजाम किया और दरियादिली दिखाई और समाज सेवा की मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार लगातार बह रही है और इसका असर खेलकूद पर भी देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज विमेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसमें कॉलेज की लड़कियों ने भरपूर जोश खरोश के साथ खेला। 4 भारतीय महिलाओं को बीबीसी की 100 वुमेन लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द ईयर में शामिल कर दिया गया और इसमें एक्टर प्रियंका चोपड़ा, एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीषा बांधला, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका गीतांजलि, श्री समाज सेविका स्नेहा जाबले शामिल। अब क्रिकेटर के मैदान पर दिखेगा छोटे वीरों के बल्ले का कमाल। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिया है। आर्यवीर का चयन अंडर 16 विजय मार्चेंट ट्रॉफी के लिए हुआ है। 15 साल के आर्यवीर दिल्ली के स्क्वाड में शामिल किए गए। हालांकि आर्यवीर को इस मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन को नहीं उसका उकसा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष करीब करीब निश्चित रूप से कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से खत्म होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया है कि वो यूक्रेन समस्या कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच किसी बैठक की तैयारी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि जल्द ही रूसी सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ दिया जाएगा। जेलेंस्की ने कल डोनबास के पास फ्रंटलाइन का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। कीव में राष्ट्रपति भवन में सैनिकों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने डोनबास में सैनिकों के साथ कुछ पल बिताए। सेंट्रल डोनेट्स्क में हाल ही में हुई गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई। डोनेट्स्क के मेयर के मुताबिक भीड़भाड़ बाजार में रॉकेट से हमला हुआ। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, रिहायशी इलाकों, चर्च और दूसरी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन के खार्किव इलाके में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल एक अस्पताल का दौरा किया और घायल सैनिकों से मुलाकात की। जेलेंस्की ने आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सैनिकों को पुरस्कार दिए और रूस के खिलाफ जंग में उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन से जारी जंग के बीच अब रूस आम लोगों ने भी लड़ाई लड़ने का विचार कर लिया। संभावित हमले को देखते हुए रूस के आम नागरिकों ने एक ट्रेनिंग कैंप में जमकर हथियारों की प्रैक्टिस की। इस ट्रेनिंग कैंप में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
अमेरिका की हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा और सैन्य ज्वालामुखी मौना लोआ एक बार फिर से लावा उगल रहा है। इससे निकल रहा लावा पहाड़ियों से नीचे फैलने लगा है और रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। इसके चलते आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं और खास सतर्कता बरती जा रही है। इससे पहले मौना लोआ में 1984 में विस्फोट हुआ था। हवाई में मौना लोआ के अलावा 5 और ज्वालामुखी मौजूद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब पार्टी अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की कवायद तेज हो चुकी है। दरअसल तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार को लेकर 13 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया। इमरान खान पर प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों को बेचने का आरोप। मंगोलिया में कोयला घोटाले का जनता व्यापक स्तर पर विरोध कर रही है। इस मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेराव किया। राजधानी उलान बाटर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। थाईलैंड की विपक्षी पार्टी थेउ थाई ने प्रधानमंत्री प्रयूट ओचा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री कैथसिन की बड़ी बेटी को अपना स्टार चुनाव प्रचार कैंपेनर बनाया है। राजधानी बैंकॉक में शिनवात्रा की बेटी पतुंग तारन ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। अल्बानिया के मुखिया विपक्षी नेता सेली बेरिशा पर राजधानी तिराना में हमला हो गया। संबोधन के बाद अब वो वापस जा रहे थे, तभी भीड़ से निकलकर एक प्रदर्शनकारी ने अचानक बेरिशा के मुंह पर घूंसा मार दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बेरिशा को दूसरे वार से पहले सुरक्षा घेरे में ले लिया। हमलावर को फौरन पकड़ लिया गया और उसकी जमकर धुनाई हुई, लेकिन इस हमले को देखकर सभी हैरान हो गए। दरअसल रूस और चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए तिराना में ईयू और बाल्ब नेताओं की मुलाकात हुई। बेरिशा अल्बानिया से रूस चीन के रिश्तों की बिगड़ने का हवाला देकर उसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बेरिशा अल्बानिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैचों के वनडे सीरीज का यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि पहला मैच जीतकर बांग्लादेश 1-0 से सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश की टीम अगर ये मैच भी जीत जाती है तो सीरीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। वहीं टीम इंडिया पहले मैच की हार के बाद इसका बदला लेने के मकसद से उतरेगी। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो मुकाबला बराबरी का आ जाएगा और फिर तीसरा वनडे बहुत रोमांचक हो जाएगा। अब तीसरे मैच की जीत हार से सीरीज का फैसला होगा। ओलंपिक का मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। चानू ने कल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने 200 किलोग्राम का कुल भार उठाया और मेडल हासिल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, वहीं क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम का भार उठाया। पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पुर्तगाल की जीत में गोंकालो रामोसा का अहम योगदान रहा और उन्होंने शानदार हैट्रिक बनाई। रामोस को इस मुकाबले में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्थान पर स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली थी, जो टीम के लिए फायदेमंद रहा। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से पराजित कर दिया। अब क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना मोरक्को से होने जा रहा है, जिसमें फ्रांस को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को उलटफेर का शिकार बनाया। दोनों टीमें निर्धारित और अतिरिक्त समय तक 0-0 से बराबरी पर थीं, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-0 से जीत हासिल कर ली। मोरक्को की जीत के हीरो गोलकीपर यासिन रहे, जिन्होंने स्पेन को शूटआउट में एक भी गोल नहीं करने दिया और कुल 3 सेव किए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सभी क्वार्टर फाइनल मैच तय हो चुके हैं और पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से होगा, फिर नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टक्कर होगी। वहीं पुर्तगाल मोरक्को और इंग्लैंड फ्रांस के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। मुकाबले 9, 10 और 11 दिसंबर को होंगे। बॉलीवुड के चहेते स्टार किड आर्यन खान बॉलीवुड डेब्यू करने को तैयार हैं। आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की।
जिसके जरिए उन्होंने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि अपनी स्क्रिप्ट पर काम पूरा कर चुके हैं। आर्यन की इस पोस्ट पर सबसे पहले कमेंट उनकी मां का आया। अक्षय कुमार ने शिवाजी महाराज के रोल में अपने फर्स्ट लुक को शेयर कर दिया। सिर पर पगड़ी, माथे पर तिलक, गले में माला पहने सफेद कुर्ते पजामे में अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रोल हो गए। फिल्मी पर्दे पर सम्राट पृथ्वीराज बनने के बाद अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखेंगे। खिलाड़ी कुमार ने मराठी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इसी के साथ एक्टर ने फैंस को ट्रीट देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में अपने फर्स्ट लुक को शेयर किया। मलाइका अरोड़ा अपने मोस्ट अवेटेड शो मूविंग इन विद द मलाइका के जरिए कमबैक करने उन्होंने कर दिया है। मलाइका का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फरहान खान के साथ डांस करते हुए नजर आ रही हैं। मलाइका का ये वीडियो उनके लेटेस्ट शो मूविंग इन विद द मलाइका का प्रोमो है। ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म कांतारा का हिंदी वर्जन अब ओटीटी पर भी आने को तैयार है। कांतारा कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पहले ही ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। कांतारा का हिंदी वर्जन 9 दिसंबर से नेटफ्लिक्स इंडिया पर दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। अभिषेक पाठक निर्देशक फिल्म दृश्यम 2 रिलीज के बाद से ही अपनी शानदार कमाई को लेकर चर्चा में लगातार बनी हुई इस फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन पूरे हो चुके हैं और तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बावजूद फिल्म टिकट खिड़कियों पर दर्शकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दृश्यम 2 अब 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने से बस थोड़ी ही दूर बाकी है।